आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में है। और आज हम प्रोटीन की डेफिशिएंसी के सिलसिले में कुछ डिसऑर्डर्स जो रिपोर्टेड हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे क्वाशरकोर और मरासमस क्या होता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का बाज़ दफ़ा फ़र्क पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम प्रोटीन क्वालिटी की बात करेंगे कि प्रोटीन की क्वालिटी को कैसे चेक किया जा सकता है, उसके लिए कौन से इन विवो मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। So let's start from protein synthesis. Amino acid group of one links with carboxylic group of another. यानी दो अमाइनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं और एक अमाइनो एसिड्स का जो अमीन ग्रुप है और दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो आपस में ज्वाइन करते हैं बाय एलिमिनेटिंग वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। अब थोड़ा सा रिकॉल करें, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था तो वहां पे जो लिंकेजेस बनते थे उनको हमने कार्बोक्सिलिक लिंकेजेस या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस का हमने उनको नाम दिया था। और इसी तरह जब फैट्स की बारी आई थी तो वहां पे हमने एस्टर्स का वर्ड यूज किया था कि दीज आर एस्टर्स आर फैटी एसिड। और आज हम बात कर रहे हैं कि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन करता है बाय एलिमिनेटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। और इसी तरह दो तीन टर्म्स यूज होती हैं, जैसे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दिस इज लिंकेज बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। डाइपेप्टाइड को आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ये दो लिंकेजेस हैं। लिंकेज इज ओनली वन, बट इट इज बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स व्हिच आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय अ पेप्टाइड लिंक। Similarly, in case of tripeptide, how many amino acids are there? Three amino acids join together with two peptide linkages. तो याद रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे डाई या ट्राई से मुराद जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं, और लिंकेजेस जो है ना वो आपने उसमें से एक कम कर देना। ठीक है जी, दो अमाइनो एसिड के दरमियान एक लिंकेज है डाइपेप्टाइड, तीन अमाइनो एसिड के दरमियान दो लिंकेजेस हैं तो उसको हम ट्राइपेप्टाइड बोल देते हैं। और अगर ये दो से ज्यादा लिंकेजेस हो जाएं तो फिर हम पॉलीपेप्टाइड का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और बेसिकली जब हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, मीन कि उनमें हमेशा दो से ज्यादा जो है ना वो आपको लिंकेजेस जो है वो नजर आएंगे। Each cell is capable of producing or synthesizing specific protein needed for its function। यानी प्रोटीन की जो सिंथेसिस है ये सेलुलर लेवल पे हो रही है। और इसमें आप देख सकते हैं, हमने एक आपको शुरू में एक पिक्चर दिखाई थी कि जिसमें हमने देखा था कि जहाँ पे बॉडी को जिस अमाइनो एसिड की जरूरत होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, उसको ब्लड से वहां से ड्रॉ कर लिया जाता है। ब्रेन सेल्स के लिए, नर्व सेल्स के लिए, किडनी सेल्स के लिए रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड जो है उसको वहां से ड्रॉ कर लिया जाएगा ब्लड में से, ब्लड पूल में से, और अल्टीमेटली वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को खाया था और बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिकल एक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू वो अमाइनो एसिड में ब्रेकअप हुई थी, और वो अमाइनो एसिड जो है वो ब्लड पूल में शामिल हो गए थे। और फिर वहीं से जिस ऑर्गन को, जिस टिश्यू को, जिस सेल को जिस अमाइनो एसिड की जरूरत होती है उसको वहां से ड्रॉ कर लिया जाता है, और अल्टीमेटली वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम शुरू हो जाता है। और ब्रॉडली इसको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो किस एज ग्रुप के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा होती है? सबसे बच्चों के अंदर। बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो बड़ा तेज होता है। और मैं आपसे पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक न्यू बॉर्न बेबी की बात की जाए तो एक साल बाद उसका वजन जो है वो 3 गुना हो जाना एक हेल्दी इंडिकेटर है। इतनी रैपिड ग्रोथ जो है वो हमें जिंदगी के किसी और हिस्से में, किसी और फेज में नजर नहीं आती।
उसकी हाइट जो है वो डबल हो जाती है एज कंपेयर टू जो उसकी न्यू बॉर्न के टाइम, उसकी बर्थ के टाइम हाइट थी। तो ये बड़ा रैपिड फेज है। इसी तरह जब हम एडोलेसेंट वाली फेज में आते हैं, जब अगेन हमारे हार्मोनल सिस्टम जो है उनके अंदर चेंजेस आती हैं और बॉडी मेल और फीमेल के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देती है, तो उस वाली फेज में भी ग्रोथ जो है वो रैपिड फेज पे होती है। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वर्ड यूज किया जाता है। तो मोस्टली प्रोटीन इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। लेकिन जब हम बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे एजिंग जो है वो बढ़ती जाती है, तो फिर वियर एंड टीयर का जो काम होता है ना बॉडी के अंदर, उसमें या मेंटेनेंस का काम जो है उसमें प्रोटीन यूटिलाइज होती है। आपको पता है कि आपकी स्किन जो है वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होती रहती है। इवन ब्लड सेल्स की बात करें तो 3 माह के बाद आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो है वो रिन्यू करते हैं अपने आप को, नए सेल्स जो है वो बनते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, इनको प्रोटीन चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए अपनी सिंथेसिस के लिए। बच्चों में बाज दफा ये प्रोसेस इतना स्पीड अप होता है, जो छोटे बच्चे हैं, कि उनमें कुछ प्रोटीन जो है वो एज सच इंटैक्ट फॉर्म में, यानी पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रैंड्स, स्ट्रिप्स जो है वो बॉडी के अंदर जाके ऐसे ही ज्वाइन होना शुरू कर देती हैं। इसलिए उनके अंदर हमें ज्यादा तेजी से जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नजर आती है। अमाइनो एसिड इन करेक्ट प्रोपोर्शन ड्रॉन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज डायरेक्टेड बाय द डीएनए, ठीक है, जिसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो अब उस सेल का जो डीएनए है वो डिक्टेट करना शुरू कर देता है कि किस तरह की प्रोटीन वहां पे चाहिए। If we talk about the distribution of protein inside the body, it is one of the most abundant component, exceeded only by the water. पानी हमने पढ़ा था कि ये तकरीबन 63, 65, 70% तक हमें रिपोर्टेड था। ये ह्यूमन बॉडी जो है उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है। लेकिन अगर हम ड्राई वेट बेसिस पे देखेंगे तो प्रोटीन सबसे ज्यादा है, यानी वाटर को एक साइड पे रख देना, तो ड्राई वेट बेसिस पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज कंप्राइज्ड ऑफ प्रोटीन। ये एक यूनिक है भाई, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया, यूरिन एंड बाइल आर द ओनली बॉडी फ्लूइड्स which do not normally contain the protein. नॉर्मली हम ब्लड का भी एनालिसिस करें या यूरिन का एनालिसिस करें तो उसमें हमें प्रोटीन्स मिलती हैं। बाज दफा यूरिन का एनालिसिस करके हमें ये पता चलता है कि बॉडी में से कितनी प्रोटीन जो है वो वेस्ट हो रही है, और ब्लड का एनालिसिस करके हमें प्रोटीन का पता चलता है कि कितनी प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। इसके जो आम टेस्ट होते हैं उसमें हम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिर हम इन दोनों को जब हम इनकी रेशियो देखना बड़ी मैटर करती है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन की रेशियो है, और इसके अलावा टोटल प्रोटीन। तो ये 4 टेस्ट किए जाते हैं जो हमें प्रोटीन की क्वांटिटी, क्वालिटी, इसके बारे में बताते हैं कि बॉडी के अंदर किस तरह एग्जिस्ट कर रही है। और यूरिन के अंदर हम ये देखते हैं कि कितनी जो है ना वो एक्सक्रीट कर रही है, और स्पेशली उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन की, क्रेटिनिन, यूरिया, ये इंडिकेटर होते हैं कि बॉडी में कितनी प्रोटीन जो है वो यूटिलाइज हो रही है एनर्जी पर्पस के लिए या कैटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। हालांकि इसका ज्यादा काम क्या बनता है, एनाबॉलिक, कंस्ट्रक्शन का काम करना बॉडी के अंदर। जी, तो मसल्स में तकरीबन 33% प्रोटीन पाई जाती है, बोन्स के अंदर तकरीबन 20% है, स्किन 10%, टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स ऑलमोस्ट 37%। तो ये प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बॉडी में देखें तो हमें इस तरह मिलती है, तकरीबन 20% के करीब जो है वो हड्डियों का हिस्सा है, और 10% के करीब जो है वो आपकी स्किन है, ऑलमोस्ट 33% मसल्स हैं, और इसी तरह बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स
These can be divided into animal and vegetable proteins. मीन्स के इनका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है। तो जो प्रोटीन हमें एनिमल सोर्स से अवेलेबल है हम उसको एनिमल प्रोटीन बोल देते हैं, और जो हमें क्रॉप सेक्टर से अवेलेबल है, प्लांट्स से अवेलेबल है, उसको हम वेजिटेबल बोल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हम बोलें केजीन तो ये एनिमल प्रोटीन है, जब हम कहें सोयाबीन या सोया प्रोटीन तो इट मीन्स ये वेजिटेबल सोर्स है। प्रोटीन को हम अमाइनो एसिड की एसेंशियलिटी की बेस पे भी डिवाइड करते हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड वर्सेस नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, इसको हम कंपोजिशन भी कह सकते हैं कि प्रोटीन को हम कंपोजिशन की बेस पे भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरह प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, आपने वर्ड सुना होगा, ये ज्यादा जूद हजम है, फलान चीज जो है वो इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होती। तो बेस्ड ऑन डाइजेस्टिबिलिटी वी कैन क्लासिफाई द प्रोटीन। मोस्ट common classification however is based on the protein structure. Based on structure, these can be simple proteins or compound or conjugated proteins. Simple proteins means कि जब हम इन प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करें, चाहे वो एंजाइम के थ्रू है चाहे वो एसिड के थ्रू है, तो दे आर broken down into their basic units which are amino acids only. अमाइनो एसिड के अलावा इसमें और कुछ नहीं मिलता। एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग के अंदर एल्ब्यूमिन पाई जाती है, इसी तरह जीन कॉर्न की प्रोटीन को कहते हैं, केराटिन हेयर के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, और ग्लोबुलिन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर, यानी ब्लड सेल्स जो है उनके अंदर ग्लोबन पार्ट जो है ये सिंपल प्रोटीन है। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड शो करता है कि जिसमें सिंपल प्रोटीन के अलावा इसके अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज्वाइंट फॉर्म में नजर आते हैं, जो कि नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, यानी प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल भी कंबाइन हो सकते हैं। इसकी क्लासिकल एग्जांपल जो है वो हीमोग्लोबिन है। इसमें हीम पार्ट जो है वो आयरन को शो करता है, और ये ग्लोबन वही है जो यहाँ पे हम कह रहे थे, ये सिंपल प्रोटीन है, इसको ब्रोकन करेंगे तो सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पाई जाती है, जो कि कंपाउंड प्रोटीन की एग्जांपल है। इसी तरह केजीन जो कि प्रोटीन और फास्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है और दूध के अंदर पाई जाती है। म्यूसिन सलाइवा में पाई जाती है और इसमें प्रोटीन जमा कार्बोहाइड्रेट्स है। लाइपोप्रोटीन्स लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर, और जिसको हमने HDL LDL के नाम से याद किया था, ब्लड के अंदर पाई जाती है। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें न्यूक्लियस के अंदर नजर आता है। ठीक है, तो दोनों का आपको फर्क आना चाहिए कि सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद इनकी तो एक एक दो दो एग्जांपल्स जो है ना उनको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। जी, हमारा आज का चौथा जो कंपोनेंट है वो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में है। तो प्रोटीन्स बॉडी के अंदर कौन से फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अभी हम इसकी इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, इंडस्ट्री के अंदर प्रोटीन का क्या फंक्शन है, हम बात कर रहे हैं बॉडी के अंदर। एक इसका फंक्शन ये आता है कि ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है अमाइनो एसिड की फॉर्म में, और बॉडी के अंदर बिल्डिंग भी होती है और मेंटेनेंस का काम भी चलता रहता है। इसके अलावा ये एंजाइम्स का हिस्सा है। हम स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। इसी तरह हार्मोन्स दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडीज भाई आपका जो डिफेंसिव सिस्टम है उसकी बात करें तो वो भी कहाँ से बनती है, प्रोटीन के। और कोविड के एरा में आपने सुना होगा कि क्वालिटी ऑफ फूड की बात की जाती थी, ऐसी फूड खाएं जिसके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली चीजें हैं।
और प्रोटीनियस फूड्स जो है ना, इनका इस्तेमाल इनकरेज किया जाता था। और इसकी रीजन क्या है कि एंटीबॉडीज जो हमारी वो भी प्रोटीन से मिलके बनती है। इसके अलावा प्रोटीन बॉडी के अंदर कुछ रेगुलेशन का काम भी करती है। जैसे हम कहेंगे बफर वाला काम अगर करना हो, ठीक है, जहां पे पीएच में चेंज नहीं चाहिए, रेजिस्ट इन चेंज इन पीएच, ये बफर की डेफिनेशन होती है। तो प्रोटीन एज अ बफर भी बॉडी में काम करती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। और लास्ट वन, इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, और वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर एनर्जी सिंथेसिस। अब आप एक चीज ध्यान में रखें कि अमूमन आप जब फंक्शन लिखना शुरू करते हो तो आप सबसे पहले लिखते हो जी प्रोटीन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। दिस शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अगर प्रोटीन एनर्जी यूज करने में, बनाने में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो फिर बॉडी की कंस्ट्रक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी। तो हमेशा प्रोटीन को कंस्ट्रक्टिव काम के अंदर जो है वो यूज करना चाहिए। और ये कब तो होता रहता है कि जब तक आप बॉडी के अंदर वाफर मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो है वो उसको प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे ही इनकी कमी होना शुरू हो जाए, जो कि कुदरती तौर पे कब हो सकती है, जब कहत पड़ जाए, स्टारवेशन है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, खाने पीने को स्टफ नहीं मिलता घर के अंदर, तो फिर इस वजह से तो होना एक नेचुरल बात समझ आती है। लेकिन बाज दफा हम पुअर डाइटरी लाइफस्टाइल हमारा हो जाता है कि हम खुद जो है ना वो चीज़ों को पिक एंड चूज करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ मुझे पसंद है तो मैंने ज्यादा खानी है, फलां चीज़ जो है वो मेरा दिल नहीं करता। हम बहुत सारे सोर्सेज, जो अच्छी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, जैसे एनिमल प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ मीट, इसको हम डिस्करेज करते हैं। बाज लोग अंडा नहीं खाते। तो एनिमल प्रोटीन क्वालिटी वाइज है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कोशिश करें कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन यूज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्स एज वेल एज प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स कोई 100% खाना भी नुकसानदेह हो सकता है। अब जो सब्सिक्वेंट स्लाइड्स हैं वहां पे हम इनको वन बाय वन करके एड्रेस करेंगे ताकि हमारी बेस जो है वो ज्यादा बेहतर हो सके। तो बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स हर सेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। हाँ, इसका वहां पे बिहेवियर, इसकी नेचर जो है वो डिफर करती है, डिफरेंट सेल्स के अंदर इसकी नेचर जो है वो डिफरेंट है। मसल्स के अंदर हमने बात की थी कि ये 33% के करीब पाई जाती है, और मसल्स के अंदर इसका काम क्या है कि इट होल्ड्स फ्लूइड वाटर, भाई वही जो मसल्स में भी पाया जाता है उसको होल्ड करती है, और मसल्स को फर्मनेस प्रोवाइड करती है। और ये कितनी फर्मनेस होती है कि आप अपनी बॉडी से कई गुना ज्यादा वजन जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं। मसल्स इतना स्टिफ हो जाते हैं, इतने फर्म हो जाते हैं, although they are made up of more than 75% वाटर। तो बिल्कुल चौथा हिस्सा होने के बावजूद भी ये मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उनको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प आउट करती है। और इसी मस्कुलर कंस्ट्रक्शन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। इन हेयर, जी, केराटिन की फॉर्म में आपने बात की थी। अब केराटिन जो है वो खाने वाली चीज नहीं है, ठीक है? तो हेयर के अंदर देखें है प्रोटीन, लेकिन इसकी नेचर बदल गई है। इसी तरह स्किन, नेल्स, ये स्ट्रक्चर हैं इनकी प्रोटीन हार्ड इन नेचर है और इनसॉल्युबल है। बेसिकली बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे यूज होती है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो वहां पे इलास्टिन की हमने बात की थी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है ताकि ब्लड का फ्लो अगर ज्यादा भी हो जाए तो वहां से गुजर सके, और ये बड़ा अच्छा फीचर है इसका। इसके अलावा बॉडी में हम देखें तो हमारे दांत जो हैं ये एक गम्मी मटेरियल के अंदर इम्बीडेड होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है जिसके अंदर मिनरल मैटर या बोन मैटर जो है वो फिक्स हो सकता है।
बॉडी प्रोटीन्स कंटिन्यूसली सिंथेसाइज एंड डिग्रेडेड, यानी दोनों प्रोसेसेस जो है ना वो बॉडी के अंदर हर वक्त हो रहे हैं, टूट भी रही है और बन भी रही है, ठीक है। और बच्चों में अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस जो है वो ज्यादा तेजी से हो रहा होता है। ये प्रोसेस जो है वो अडल्टहुड में भी जारी रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है। और बेसिक काम कौन कौन से कर रही है कंस्ट्रक्शन के, नए टिश्यूज बनाना, और जो एग्जिस्टिंग है अगर वो वियर टियर हो जाती है तो उनको मेंटेन करना। हेयर एंड नेल्स दे आर कंटिन्यूसली कीप ग्रोइंग, तो हम नाखून काटते हैं भाई वीकली भी अगर देखा जाए, हेयर्स को हम ट्रिम करते हैं मेल हजरात स्पेशली, तो अल्टीमेटली ये रिप्लेस होती रहती है। तो इसके पीछे जो है वो प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही है, प्रोटीन अगेन कन्वर्ट होती जा रही है और अल्टीमेटली ये ग्रोइंग का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। इसके अलावा हमारी स्किन जो है वो पीरियोडिकली रिप्लेस करती है। कुछ लोगों में बड़ा विजिबल होता है ये प्रोसेस, कि उनकी स्किन जो है ना वो पील्स की फॉर्म में ऐसे लगता है कि जैसे उतर रही है, और कुछ लोगों में ये विजिबल प्रोसेस नहीं है, लेकिन बॉडी की ये प्रोसेस जो है वो अराउंड द ईयर जारी रहता है। तो प्रोटीन जो है वो बेसिकली हमें कितनी खानी चाहिए, कम से कम इतनी कि हमारे जो लॉसेस हो रहे हैं ना यूरिन की फॉर्म में, फीकल मास की फॉर्म में, स्किन के रास्ते कवर किया जा सके। अगर डाइटरी इनटेक हम प्रॉपर नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली बॉडी अपनी प्रोटीन को यूज करना शुरू कर देगी और बॉडी के जो प्रोटीन के स्टोर्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू कर देंगे। Fecal excretion comes from digestive juices and broken down epithelial cells of alimentary canal and remains fairly constant. यानी यहाँ पे फिक्स है कि कितना सेल जो है ना वो रिप्लेस हो रहे हैं एनुअल बेसिस पे, ठीक है, तो ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। जबकि एक्सक्रीशन थ्रू द स्किन ये बहुत कम, लेस कॉमन यूज्ड रूट है। हेयर्स, नेल्स, नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड इन स्वेटिंग और perspiration, यहाँ से भी इसके लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा फ्रीक्वेंट फॉर्म में हमें नजर आते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन नीडेड फॉर मेंटेनेंस increases with age until a fairly constant level is reached around 20 years of age. तो इन्फेंट से लेके चिल्ड्रन तक, एडोलिसेंट्स तक इसमें कंटिन्यूस इंक्रीज आती है और फिर एक फेज आती है कि जिसमें ये डिक्लाइन होना शुरू कर जाती है, स्पेशली आफ्टर 20 years of age. And this amount is expressed as kilogram per kg body weight. Amount is expressed as gram per kg body weight. यानी किसी बंदे को रफली अगर हमने देखना हो कि कितनी प्रोटीन चाहिए तो सिंपली उसका वजन मेजर कर लें, जितने किलो उसका वजन होगा उसको फिर हम स्पेसिफिक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 इयर्स के बाद अगर देखा जाए तो ये फैक्टर जो है वो 1 के करीब इसको काउंट किया जाता है, और फिर लेटर फेज में एजिंग के साथ इसको 0.8 भी कहा जाता है, जबकि बच्चों में जो है ये 2 से 3 के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो पहला काम हमने डिस्कस कर लिया भाई, बॉडी के अंदर बिल्डिंग, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन का जो काम था। इसके बाद प्रोटीन जो है वो बहुत से बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनका भी स्ट्रक्चर्स का हिस्सा है, जैसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स मेनली दे आर मेंट फॉर डाइजेशन, those required for oxidation, reduction and other chemical processes in the cells. अब इंजाइम जहां जहां पे भी जौन जौन सा भी काम कर रहे हैं वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम्स हम किसको बोलते हैं कि ये वहां पे जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना उनको स्पीड अप करना इनका काम है। तो अगर एंजाइम्स ना हो तो हमारी डाइजेशन नहीं होगी, डाइजेशन नहीं होगी तो हम फूड को हजम नहीं कर पाएंगे, उसमें से न्यूट्रिएंट्स या वो ड्राइव नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा हार्मोन्स की बात करें और कुछ हार्मोन्स के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं जैसे इंसुलिन। अब आपको पता है कि इंसुलिन जो है वो अगर ना हो तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, हम एनर्जी नहीं ड्राइव कर पाएंगे। थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड्स नेक के एरिया में पाए जाते हैं, और अगर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस ना हो तो बॉडी में 300 से ज्यादा फंक्शंस ऐसे हैं जो डिस्टर्ब होते हैं, और मेनली हमारी डाइजेशन जो है वो अफेक्ट होती है। एपिनेफ्रीन, ठीक है, और इसके अलावा कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर जो हम हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। एपिनेफ्रीन जो है वो बेसिकली क्या है, a hormone secreted by the adrenal medulla upon stimulation by the central nervous system in response to stress, as in case of anger or fear, and acting to increase the heart rate, blood pressure, cardiac output, and carbohydrate metabolism. तो ये एड्रीनल ग्लैंड्स कह लें बेसिकली ब्रॉडली, जो दोनों किडनीज के ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो बैठे होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पे ये हार्मोन रिलीज होता है। और स्पेशली जब हम फियर में होते हैं, एंगर में होते हैं, तो उस वक्त जो है इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। और पर्पस क्या होता है कि ताकि हम दोबारा नॉर्मलाइज सिचुएशन की तरफ मूव कर सकें। बॉडी जो है उसके अंदर रेगुलेशन के काम करने के लिए भी प्रोटीन का इस्तेमाल हमें नजर आता है। मोस्ट interchange of fluid between capillaries and surrounding interstitial fluid is by simple diffusion, जिसमें हम कहते हैं ना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है। लेकिन बाज जगह पे हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी हम वर्ड सुनते हैं। तो प्रोटीन जितनी किसी फ्लूइड के अंदर ज्यादा होगी उसी हिसाब से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको बिल्ड करेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस जरूरी नहीं कि ये सारे प्रोसेस जो है ना वो पॉजिटिव ही है कि ये होने चाहिए, बाज जगह पे इनको रोकना भी मकसद होता है। मकसद क्यों रोकना है, ताकि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन अपने कंपार्टमेंट्स के अंदर रिटेन कर सकें। अदरवाइज ये हो सकता है ना कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ जा सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है इंट्रासेलुलर की तरफ मूव कर सकते हैं, और फिर बॉडी के अंदर वाटर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, और डीमा वाली फेज जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्लूइड मूवमेंट इज अफेक्टेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिलरीज, इन कैपिलरीज बिटवीन ब्लड प्रेशर, जिसको हम कैपिलरी प्रेशर बोल रहे हैं, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बाय द प्लाज्मा प्रोटीन्स। व्हेन कैपिलरी प्रेशर एक्सीड्स, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ जाता है, फ्लूइड लीव्स कैपिलरीज एंड एंटर इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, जो बाहर फ्री फॉर्म में फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम की तरह आप बात कर लें, वहां पे इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। When reverse situation prevails, fluid moves from the interstitial fluid into capillaries. तो अब यहाँ पे एक बैलेंस रहना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो अल्टीमेटली फ्लूइड जो है वो आर्टरीज को छोड़ के बाहर शिफ्ट कर जाएगा। और इसी तरह अगर ये लोअर साइड पे जाता है तो फिर बाहर से फ्लूइड की मूवमेंट जब इनर साइड पे हो सकती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक बैलेंस रहना जो है वो जरूरी है, और इसमें प्रोटीन जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बिल्ड करने में प्लाज्मा प्रोटीन्स का रोल है। ऑस्मोटिक प्रेशर वेरीज विद प्रोटीन कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट कौन कर रहा है, प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन कम ज्यादा होती है तो अल्टीमेटली इट विल आल्सो बी अफेक्टेड। लो प्लाज्मा प्रोटीन लेवल्स लीड टू reduced osmotic pressure and possible edema.
एडिमा किसको बोलते हैं? एक्सेसिव अकम्युलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंट्रासेलुलर स्पेसेस ऑफ दैट टिश्यू। तो यहाँ पे आप आई साइड में अगर देखें यहाँ पे, तो ये एडिशनल फ्लूइड यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली आर्टरीज ऑलरेडी यहाँ पे पहुंची हुई हैं, ब्लड सप्लाई कर रही हैं, आर्टरीज अपना प्रेशर बिल्ड कर रही हैं, उसके अंदर जो ब्लड है उसका एक अपना प्रेशर है, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होती है तो अल्टीमेटली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अफेक्ट होगा। स्पेशली उनकी कंसंट्रेशन कम होने से ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, और फिर जो नियर बाई टिश्यूज हैं या सेल्स हैं वहां से फ्लूइड जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स दैट टिपिकल एरिया। ये एग्जांपल आपके सामने है जिसमें एक ऐसे लगता है कि जस्ट इसको पंक्चर करेंगे तो इसमें से वाटर निकल आएगा, और ये एक मैंने लिम्स की एग्जांपल दी है। और ये पिट बनना, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे क्वाशरकोर मरासमस में, कि जब हम फिंगर से इसको प्रेस करें तो एक वहां पे पिट बन जाए, कुछ अर्सा वो स्टे करे, तो ये एडिमा की निशानी होती है। मसल्स आप देखें, आपके मसल्स हेल्दी हैं ना, तो उसमें आप प्रेस करेंगे तो फौरन वो अपनी शेप जो है उसको रिटेन करेंगे। तो यहाँ पे ओडिमा के बारे में भी आपने याद रखना है कि एक्सेसिव अकम्युलेशन जब किसी भी जगह पे हो जाए तो वहां पे हम ओडिमा का वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा ये एसिड बेस्ड बैलेंस जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन करने में हमारी हेल्प करती है। ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिज्म बोथ एसिड्स एंड बेसेस आर फॉर्म्ड, बट एसिड प्रीडोमिनेट्स, एसिड कंटेंट जो है वो ज्यादा है। Body maintain acid-base balance at a normal level through several mechanisms, including use of amino acids and proteins as a buffer. लास्ट जो फंक्शन था हमने बात की थी कि प्रोटीन जो है वो अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का लेवल कम हो जाए तो फिर प्रोटीन जो है वो एनर्जी के लिए भी यूटिलाइज होती है, और ये 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड करती है। टोटल एनर्जी इनटेक इनटेक इनएडिक्वेट हो जब, यानी आपको उतना खाना पीना नहीं मिल रहा प्रोटीन का, more dietary proteins are used to help meet energy needs, therefore less available for specific purposes. And what are the specific purposes? Like building, construction of amino acids, enzymes, hormones. Sparing effect of carbohydrates and fats on demand for dietary protein, especially important because carbohydrates and fats are less expensive than proteinous foods. तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को सरप्लस रखना बॉडी के अंदर, ये इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू प्रोटीन। कि आप प्रोटीन बॉडी में ना अगर आपको पहुंचे, या अगर इनटेक भी आप करना चाहें और इसी से आप एनर्जी भी ड्राइव करना चाहें, तो ये ज्यादा कास्ट इफेक्टिव नहीं होगा, कॉस्टली होगा। अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स कितनी है उसको डिटरमिन के लिए हमें नाइट्रोजन लॉसेस देखना पड़ेंगे। प्रोटीन को बॉडी के अंदर जब भी मेजर करते हैं या किसी फूड सैंपल में मेजर करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू करते हैं। तो पहले हम नाइट्रोजन डिटरमिन करते हैं, और उसके बाद फिर हम रिस्पेक्टिव जो फैक्टर होता है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन कितनी पाई जाती है उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम प्रोटीन की क्वांटिटी को डिटरमिन करते हैं। तो फूड सैंपल में से भी अगर निकालनी हो तो हम पहले नाइट्रोजन निकालेंगे। नाइट्रोजन लॉस कहाँ से हो रहा है? यूरिन के थ्रू, फीकल मास के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू। इसके अलावा बाज दफा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, बड़ी रैपिड हो, इंजरी हो जाए किसी वजह से, स्पेशली अगर बर्न हो जाता है किसी जगह पे, तो फिर इसके लॉसेस और बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस की फॉर्म में लॉसेस बढ़ जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इसके लॉसेस बढ़ जाते हैं। 65 kg का एक इंडिविजुअल मैन की बात हो रही है, 3.5 ग्राम नाइट्रोजन पर डे के हिसाब से उसकी बॉडी में से लॉस होता है। और ये 3.5 ग्राम जो अगर इसको हम बाइफरकेट करें कि कहाँ कहाँ से कितना लॉस होता है, तो मेजर रूट कौन सा है? यूरिन 2.4 ग्राम, 0.8 जो फीकल मास, 0.2 थ्रू स्किन, एंड 0.1 फ्रॉम मिसलेनियस रूट्स। This 3.5 gram nitrogen is equal to 22 gram protein.
Hence, minimum protein required under any circumstances for these people is 22 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी हालात के अंदर कम से कम प्रोटीन जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो कितनी होगी, वो 22%। ये 22 ग्राम वो है कि जो उसकी बॉडी में निकल रही है, इतनी उसको प्रोवाइड करते जाएंगे तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पे बॉडी सस्टेन करेगी, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी। Minimum protein requirements for adults depends upon the number of active cells in the body. अब फैट वाले सेल्स इतने एक्टिव नहीं है जितने मसल्स वाले सेल्स हैं, इसलिए एक अबीज हो सकता है कि बंदा वेट उसका 150 और एक बंदा ऐसा है कि उसका भी वेट 150 है लेकिन वो मस्कुलर है। तो अब मसल्स वाला जो है ना, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि उसके सेल्स जो हैं वो एक्टिव है। Hence, men are more muscular in nature, therefore they require slightly more protein as compared to women and elderly ones, allowing for individual variations. Fact that only 70% of the protein in mixed diet is used to make new body protein. Minimum protein requirement 0.8 gram per kg body weight daily. Male student weight, ये आपने भाई 67 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी हिसाब से ये क्वांटिटी निकल आएगी। In developed countries, most people eat almost twice. मीनिंग गोश्त और दूध और अंडे इस तरह की चीजें जो है वो वहां ज्यादा खाते हैं। वजह क्या है कि उनकी इकोनॉमिकल पावर ज्यादा है। Protein should provide about 15% energy requirements of individuals. अब जब हम रिकमेंडेशंस की बात करते हैं तो मिनिमम 15% आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन जरूर होनी चाहिए, या हम सेफ साइड पे कह सकते हैं कि 20 से 25% आपकी डाइट का हिस्सा जो है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होना चाहिए। लो प्रोटीन डाइट्स में incur risk of deficiency of vitamins of B group and iron, क्योंकि विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो मीट सोर्स से अवेलेबल होता है। इसी तरह क्वालिटी आयरन की बात करें, हीम आयरन जिसको कहते हैं, तो वो भी मीट से अवेलेबल होता है। तो जब हम एनिमल सोर्स से प्रोटीन कम लेंगे तो इन दोनों के कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Children adolescents need more protein for growth and development as well as maintenance. During pregnancy, need extra 5 gram protein in last 6 months. Lactating mother requirement for protein than normal one. यानी माओं की रिक्वायरमेंट जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है कि वहां पे फीटल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस हैं बच्चों के लिए, स्पेशली जो 6 माह से कम जिनकी एज है उनको 13 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल की एज तक तकरीबन 18 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन, हमेशा पर डे के हिसाब से बात होगी। बच्चों में अगेन आपको हाई लेवल नजर आ रहा है। मेल्स के अंदर तो आप यहाँ पे देखेंगे 44, 54, 54, 56, इसी तरह फीमेल के अंदर। और स्पेशली जब ये आप देख रहे हैं ना आफ्टर 20, इसमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है आपको। और प्रेगनेंसी में एडिशनल, यानी अगर ये 19 से 22 एज ब्रैकेट है तो इसके अंदर आप 76 से माइनस कर लें, एडिशनल जो है वो प्रोटीन